ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही हम्बली एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि जिस कम्युनिटी से सो कॉल्ड मेरी हेल्थ जर्नी शुरू हुई, जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, आज उसी कम्युनिटी को मुझे कुछ देने का मौका मिला है। सो दिस एक्सपीरियंस, इवन दो मुझे कल शाम को ही पता चला, लेकिन जिस मिनट मुझे पता चला आई लास्ट ऑन टू द अपॉर्चुनिटी बिकॉज हमेशा एक स्पेशल फीलिंग होती है कुछ वापस देने की। जिस क्या मैंने अभी देखा कि संडे एक्सपर्ट स्पीकर करके मेरे नाम के नीचे लिखा है, तो आप लोग ने सोचा होगा कि ऐसा मेरे पास ऐसा कौन सा एक्सपर्टीज है कि मैं यहाँ पे आके आज मुझे बोलने का इनविटेशन मिला। क्या मैंने कोई ऐसी कोई अलग से डिग्री ली है कि मैं हेल्थ के बारे में बोल सकता हूँ? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो कि किसी को इंस्पायर कर सकता है? सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि मेडिसिन ने मुझे हेल्थ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया। और ये बहुत ही एक शॉकिंग और बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, और ये मुझे बहुत सालों के बाद ये समझ में आया है कि ये स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ, जो कि सुनने में बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा कि एक डॉक्टर को हेल्थ के बारे में कॉलेज ने नहीं सिखाया, टीचर्स ने नहीं सिखाया, ऐसा क्या है? सो जब मेरी हेल्थ में जर्नी शुरू हुई, बाकी सबकी तरह जर्नी, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस हम लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनली मेच्योर होते हैं, और हमें तभी उन चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है जब हम वो अपनी चीज खो देते हैं। एक हेल्दी इंसान बहुत कम होता है कि वो हेल्थ के बारे में सोचे। एक इंसान जब अपनी हेल्थ खो देता है, तभी ह्यूमन नेचर उसको किसी तरह लेवल पे पुश करता है। एटलीस्ट ज्यादातर लोगों को, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मैं हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करूं। फिर मैंने देखा कि मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे डिजीज के बारे में बहुत जानकारी दी गई, लेकिन मुझे हेल्थ के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। थर्टीज में मैं बहुत फिट था, अपने 30 to 40 के बीच में मैं बहुत पतला था, तो मैं पतला था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। नहीं फर्क पड़ता था कि मैं उस जमाने में क्रॉनिक स्मोकर हुआ करता था, तो मुझे लगता था मैं पतला हूं तो मैं फिट हूँ। 35 में मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं अपने 40s में बहुत फिट रहूंगा, अपना फिटेस्ट वर्जन। तो जब मैं 40 का हुआ तो मैंने अपने आप को जिम में तो नहीं पाया, मैंने अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट के ऑफिस में एज अ पेशेंट पाया। और मेरा एको होने वाला था। एको में पता चला कि मेरा राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। मैं मॉर्बिड ओबिसिटी ओबिसिटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ। मेरा बीएमआई 26 27 हो गया था। फिर मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने जब मुझे ईएनटी डॉक्टर के पास भेजा, तो मुझे पहले से पता था कि मैं सो पा नहीं रहा हूँ, बिकॉज मुझे स्लीप एपनिया था, मैं बहुत खर्राटे लेता था। सो हेल्थ के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट जिनको हम हॉर्समैन बोलते हैं, उसमें से एक हॉर्समैन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। दूसरा हॉर्समैन है मेटाबॉलिक डिजीज, जिसमें डायबिटीज भी आता है। तीसरा है कैंसर। और उसके बाद अ, जो मेडिसिन हम लोग को सिखाई गई थी, वो मेडिसिन हमको शॉर्ट टर्म डिजीज के लिए सिखाई गई थी। एक्सीडेंट हो जाए तो बोन्स कैसे बनानी है, इंटेस्टाइन्स परफोरेट हो जाए तो उनको कैसे रिपेयर करना है, किडनी अगर काम नहीं करे, कैंसर हो जाए तो किडनी को निकाल देना है, इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स देनी है। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करी, जब मेडिसिन ने इन्फेक्शियस डिजीज और अक्यूट कंडीशंस को ठीक करना शुरू कर दिया, तो हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे एज करना शुरू करी। और जब ऐसा हुआ तो हमें रियलाइज हुआ कि जो चार डिजीज जो कि सबसे ज्यादा जिनका बर्डन है हेल्थ का, जिनसे हम सब स्ट्रगल करते हैं, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, उनका इलाज तो हमारे पास है ही नहीं। सो उनका इलाज कहाँ पर है? तभी ये हेल्थ का आइडिया मेडिकल कॉलेज के बियॉन्ड फिर शुरू हुआ, जिसको हम मेडिसिन 3.0 बोलते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, और उसका हमें कभी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आया। कितना भी एडवांस कीमोथेरेपी हो जाए, लेकिन लंग कैंसर का रेट तभी कम होता है जब किसी ने सिगरेट छोड़ दी हो या कभी पी ही ना हो। ओबिसिटी का तभी इफेक्ट कम होता है जब इंसान अच्छा खाना और एक्सरसाइज शुरू कर दे। कोई ऐसी दवाइयाँ कितनी भी इंसान ले ले, दवाई खा के कोई फिट नहीं हो सकता, दवाई खा के अपनी हेल्थ कोई रिगेन नहीं कर सकता। बट अपने
हेल्थ का अगर स्ट्रक्चर एक्यूट खराब हो गया वो उसको ठीक कर सकता है। तो धीरे धीरे करके जब ये नॉलेज मुझे मिली कि डॉक्टर भी बन गए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, लेकिन हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही एक निम्बल एक्सपीरियंस था। फिर जब मेरी सर्जरी हुई, नाक की सर्जरी हुई स्लीप एपनिया के लिए, तो फिर मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को कि अब मैं अपनी हेल्थ पे वापस आऊंगा, मुझे वेट कम करना है। बिकॉज अभी भी नोशन था कि मोटे हैं तो अनफिट हैं, पतले हैं तो फिट हैं, तो सबकी तरह मैंने भी सोचा वेट कम करूंगा। 2 साल और बीत गए, वेट का तो 1 ग्राम कम नहीं हुआ, 8 किलो और बढ़ गए। फिर सडनली वन डे मेरे पास मौका मिला कम्युनिटी ज्वाइन करने का। एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है। इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब पुअर थी। बिकॉज अब धीरे धीरे करके जब इंसान अपनी फोर्थ फिफ्थ डेकेड में एंटर करता है तो अब उसको समझ में आता है कि मे बी टाइम कम बचा है या काफी टाइम बीत गया है। इतनी नॉलेज होने के बाद में भी कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना परसेंटेज प्रोटीन खाना चाहिए, कितने मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। बुक्स फिर पढ़ना शुरू करी कि क्या कोशिश करें, बट उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। बट जब मैंने बाय चांस ये मौका मुझे मिला कि एक हेल्थ का एक कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है, तो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी जो मुझे मिली, उससे मैंने धीरे धीरे अपने में बहुत चेंजेस देखे। उन्हीं चेंजेस के बारे में कुछ मैं बात करूंगा। अ, इसके पहले मैं बस 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, जो कि उनमें से 2 चीजें तो हम लोग रोज करते हैं और एक करनी चाहिए। एक स्लीप, एक माइंडफुल ईटिंग, और एक एक्सरसाइज। तो ये यही 3 छोटे एकेडमिक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा एकेडमिक डिस्कशन आज नहीं करूंगा, बट ये 3 चीज मुझे लगा कि मैं बस बेरली बस टच अप ऑन करूंगा, जिनसे मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मुझे ये पता था कि कितनी कार्ब्स लेने चाहिए, कितने फैट्स लेने चाहिए, कितने प्रोटीन लेने चाहिए, प्रोटीन के सोर्सेज अच्छे कौन से होते हैं, कौन से पुअर होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं। बहुत जानकारी मुझे मेरे मेडिकल कॉलेज ने दी, और काफी जानकारी मुझे ग्रुप से मिली, जो कि चीजें नॉन एकेडमिक सो कॉल्ड होती हैं। लेकिन जो चीज सबसे जिसने मेरे हेल्थ में चेंज लाया, नॉलेज में तो चेंज मुझे बुक्स ने दिया, बट जो मेरे हेल्थ में जो चेंज आया, वो मुझे ग्रुप से पता चला कि माइंडफुल ईटिंग क्या होती है। खाना तो हम खा ही रहे हैं, हमारी लाइफ्स इतनी बिजी हो गई हैं कि हमें सब चीजें जल्दी जल्दी करने की सोसाइटी ने आदत डाल दी, फ्रेंड्स ने आदत डाल दी। खाना खाना हमारे लिए सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा करने को रहकर चला गया था। हम अपने ईमेल चेक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चलो साथ में ईमेल चेक कर लें। अच्छा, काम नहीं है तो फिर आदत है कि खाना खा रहे हैं तो चलो यूट्यूब देख लें, कुछ और पढ़ लें, रीड कर लें। तो खाना सिर्फ नंबर ऑफ कैलोरीज काउंट करने के बराबर रह गया था। खाने का जो इंसान का एक रिलेशनशिप होता है, वो कभी समझ में नहीं आया। तो धीरे धीरे पता चला कि माइंडफुल ईटिंग क्या है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, आप खाना इंजॉय कर रहे हैं। आपके प्लेट के अंदर में मैंने फिर देखा कि पता ग्रुप से मुझे पता चला कि कई कलर्स होने चाहिए प्लेट में, रेनबो होना चाहिए, हरी सब्जियां, येलो वेजिटेबल्स, पर्पल वेजिटेबल्स, व्हाइट वेजिटेबल्स। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ मेडिसिन की बेसिक नॉलेज के बाद, बिकॉज इन सब चीजों पे कभी स्ट्रेस कॉलेज में तो मेरे नहीं किया गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो एकेडमिक लेक्चर्स हुए, उनमें पता चला कि यार प्लेट पूरी आपकी कलरफुल होनी चाहिए, उसके क्या फायदे होते हैं, कितने फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उससे जो बड़ा मेरे लिए रेवलेशन था कि खाना खाने का सही तरीका क्या होता है। हम लोग जब छोटे थे तो जो हमारे पनिशमेंट्स हुआ करते थे कि मुंह बन के खाना खाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, अब वो हमारे लाइफ गोल्स बन गए हमारे फोर्थ डेकेड में आके। सो मुझे पता चला माइंडफुल ईटिंग में आप खाना धीरे धीरे खा रहे हैं, आप चू कर रहे हैं। फिर जब शुरू में ब्लाइंड फेथ से मैंने ये स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, धीरे धीरे करके मेरा डाइजेशन इंप्रूव होना शुरू हो गया। अपने बॉडी की जो नीड्स हैं कि कितना जल्दी मेरा पेट भरता है, कितना जल्दी मेरी सटाइटी लेवल इंप्रूव करती है, वो सब चीजें मुझे समझ।
फिर मैं बोर हो रहा हूँ तो खाना खाना आधे टाइम जंक फूड, मैं अपनी बोरियत को पूरा करने के लिए खा रहा हूँ, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए नहीं खा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरा खाने को लेके इमोशनल इंटरेक्शन इंप्रूव कर गया, वैसे वैसे मैंने रियलाइज किया कि जो मैं खाना बीच बीच में खा रहा हूँ आधे समय उसकी जरूरत भी नहीं है। उससे करके धीरे धीरे करके मेरी खाने को लेके जो इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करी, वो भी उसमें मैंने चेंजेस देखे। फिर मेरा धीरे धीरे करके खाने का टाइम, खाने का रूटीन, मेरे प्लेट साइज, छोटी छोटी चीजें जो मुझे पता चली कि प्लेट अगर आपकी साइज छोटी है तो आप उसमें उसी हिसाब से खाना अरेंज करके रखेंगे, वो सब चीजों में मैंने फर्क देखा। तो माइंडफुल ईटिंग को मैं ना सीरियसली लेने लग गया। कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के खाना खाऊं। दो तीन ही छोटे छोटे मैं टिप्स देना चाहूंगा। एक तो बाकी सब कुछ आप लोग को पता होगा, अपनी तरफ से बस मैं ऐड करना चाहता हूँ। ईटिंग टाइम सिर्फ ईटिंग टाइम होना चाहिए। सेल फोन्स, लैपटॉप्स, स्क्रीन्स, वर्क, इन सब से एकदम अलग। आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना खाएं। दूसरी चीज जो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, स्लीप। जब हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके बारे में बात या करते नहीं है, या फिर मे बी समझ नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वो उतनी एक्टिव नहीं है। जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में आता है लो कैलोरी फूड्स, एक्सरसाइज, कार्डियो, वेट्स। स्लीप जैसी चीज जो कि अनग्लैमरस है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बट स्लीप हमारे हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। अगर एक न्यूट्रिशन और एक एक्सरसाइज, तो तीसरा पिलर एक स्लीप है। अगर आप 7 to 8 आवर्स सो रहे हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको हर लेवल पे मिलेंगे। अच्छी स्लीप से आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जितने भी सेल्स हैं, सेल के प्रोसेसेस हैं, इम्यूनिटी के टी सेल फंक्शन है, वो सारे के सारे बेटर हो जाते हैं। इस पे बहुत रिसर्च हो रखी है, आप चाहें तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन बहुत इंप्रूव करती है। स्लीप हमें पता है कि या डीप स्लीप होती है या फिर हमारी एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। तो 90 मिनट्स में ये साइकिल्स आते रहते हैं। हर 90 मिनट्स पे एक पूरा साइकिल डीप स्लीप का और रैपिड आई मूवमेंट का रिपीट होता रहता है। पहले हमें लगता था कि हम स्लीप सिर्फ रेस्ट करने के लिए हमें चाहिए, बट एक स्लीप एक एक्सट्रीमली एक्टिव पार्ट है। हमारी सारी मसल बिल्डिंग, हमारे सारे के सारे डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे स्लीप में होते हैं। फिर हम अगर कोई नई चीज सीखते हैं तो नई चीज की जो मेमोरीज होती है वो हमारी डीप स्लीप में ही बनती हैं। और हम अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ही होती है। हमारे इमोशनल जो ट्रिगर्स होते हैं, इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ही स्टेबलाइज होते हैं। खाना बिना खाए हम शायद अराउंड आई थिंक 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। एक दिन हम खाना नहीं खाएं तो हमारा काम चल जाता है, बट अगर हम एक रात की स्लीप भी सैक्रिफाइस हो जाए, अगले दिन हमारा मूड खराब होता है। अगर हम 4 घंटे सोएंगे तो हम फंक्शन नहीं कर पाते हैं। हमारी इमोशनल हेल्थ स्ट्रगल करती है, इमोशनल हेल्थ स्ट्रगल करती है, उस दिन हम डिसीजन गलत लेते हैं। हम फिजिकल हेल्थ हमारी स्ट्रगल करती है, नींद नहीं आती, हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, हम गलत चॉइसेस, हम उस दिन ज्यादा हाई कैलोरी खाना खाते हैं, ज्यादा हम शुगर को क्रेव करते हैं। तो स्लीप, अगर ज्यादा लोग कोई आंख ना उठाए, मैं तो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे स्लीप प्रिस्क्राइब करूं लोगों को, भी प्रिस्क्राइब 7 आवर्स ऑफ स्लीप। बहुत ज्यादा कॉमन एपिडेमिक है डॉक्टर्स की तरफ से भी स्लीपिंग पिल्स का जो यूसेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रात को नींद जल्दी नहीं आ रही तो मेलाटोनिन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सारे जो ड्रग्स हैं वो ज्यादातर अननेसेसरी ड्रग्स हैं। हमें अपना एक सिस्टम बना लेना चाहिए कि हमें एक चीज बस रखनी है कि हमें स्लीप साइकिल की कंसिस्टेंसी चाहिए। बिकॉज हम एवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स से वेक और स्लीप साइकिल हमारी सनराइज और सनसेट के टाइम पे डिपेंडेंट है, फिक्स्ड है। हमारे पास एक सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है जो कि सनलाइट के साथ में कंप्लीटली हमारा लिंक्ड है। और हमारा मेलाटोनिन प्रोडक्शन जिससे हमें नींद आती है वो सनसेट के साथ हमारा लिंक्ड है। कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा स्लीप के लिए कि एक तो रूम थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा कम होता है वो हमारा स्लीप का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और नो स्क्रीन्स बिफोर बेड। ये बहुत मुश्किल काम है आजकल के टाइम में, मे बी बिकॉज लाइफ के डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट
मैं कोशिश करता हूँ कि अराउंड 8 o'clock के बाद स्क्रीन देखनी ही नहीं है। पहले भी हम फंक्शन कर लेते थे, अभी भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके इजी हो गया। उठने के बाद 2 घंटे स्क्रीन्स नहीं देखनी है, और सोने के पहले 2 घंटे स्क्रीन्स नहीं देखनी है। खाना भी आप प्रेफर करें कि एटलीस्ट 2 आवर्स पहले आप बाय सनसेट आप खाना खा। एक्सरसाइज साथ में करेंगे तो स्लीप हमेशा अच्छी आती है। तीसरी जो चीज जिसपे मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर कोई एक चीज है जिसपे ऑल कॉज मोर्टालिटी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, दैट इज एक्सरसाइज। अगर कोई बोले कि मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी लॉन्जेविटी को ठीक करने के लिए, तो वो क्या है? क्या वो डाइट है? क्या वो किसी तरह का मेडिटेशन है? सो उसका आंसर अब क्लियर है इन रिसर्च, इट्स एक्सरसाइज। ओनली 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज एवरी वीक कैन हैव many years of you can have many productive years of your life over the long run। अगर आप कायदे से तो आपको सब करना चाहिए, बट एक्सरसाइज एक वाइटल पिलर है। अब लोग उसमें बहुत ज्यादा फिक्सेट करते हैं कि क्या करना चाहिए, सिर्फ कार्डियो करना चाहिए, सिर्फ वेट्स करना चाहिए, करना क्या चाहिए। सो मैं उनको बस ये बताना चाहूंगा कि हमें चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। हमारी बॉडी हमें बताती है, हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा कार्डियो, थोड़ा वेट्स, कुछ चीजें जो कि एक्सरसाइज लोग मानते नहीं है, जो कि मैंने सरप्राइजिंगली मैंने ग्रुप से ही सीखी। एक चीज होती है नॉन एक्सरसाइज थर्मो, नॉन एक्टिव नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस। पेड़, आप अपने पेड़ों को पानी डाल रहे हैं, वो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियां ले रहे हैं, आप वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो धीरे धीरे करके ये एडअप होता है। एक नई चीज जो कि मैंने बाद में फिर मैंने हेल्थ को भी फिर एक्सप्लोर किया धीरे धीरे करके। फिर मैंने देखा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हमारे वाइटल, हमारे लाइफ फोर्स के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। बिकॉज मैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी से बहुत स्ट्रगल किया हूँ। स्लीप apnea का मरीज हूँ। मैंने बिना मशीन के मैं सो नहीं पाता था, सीपाप मशीन लगा के। तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा। फिर मैंने रियलाइज किया जो हमारी एंशियंट प्रैक्टिसेस हैं, प्राणायाम, नाड़ी शोधना, जिनको हम लोग अब भूल चुके हैं, बट वेस्टर्न डॉक्टर्स, वेस्टर्न पाल्मोनोलॉजिस्ट उस पर किताबें लिख रहे हैं। तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर काफी काम किया अपने ऊपर। फिर मैंने खुद अपने बेनिफिट्स देखे। एक्सरसाइज करने के भी सबसे बड़ा जो देखिए लिमिटेशन है वो फिजिकल हेल्थ में एक्सरसाइज का ही है। बिकॉज एक्सरसाइज करने में हमें अपनी हैबिट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बोल देना कि नहीं, आप हफ्ते में 3 घंटे आप एक्सरसाइज करिए, या हफ्ते में आप 2 घंटे एक्सरसाइज करिए। मैं बस इसमें दो तीन ही टिप्स देना चाहूंगा कि थोड़ा हमें, नंबर वन, अपने गोल्स बहुत छोटे सेट करने चाहिए स्टार्ट में। हमें अपने हमेशा अपने बॉडी का सुनना चाहिए। जब मैंने अपने जर्नी में एक्सरसाइज को इंक्लूड किया सीरियसली, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन मैराथन दौड़ूंगा। बस मुझे ये पता था कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करूंगा। वॉकिंग भी मेरे लिए एक्सरसाइज है, मेरे लिए योगा भी एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज, नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करना का लिंक मैंने हटा दिया था, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर क्रॉस करने के बराबर था। दैट इफ माय बॉडी इज इन मोशन, इट इज एक्सरसाइज। धीरे धीरे करके छोटे छोटे इंक्रीमेंटल जो एडिशंस आते आते करके, फिर धीरे धीरे वो 1 किलोमीटर रनिंग हुई, फिर 2 किलोमीटर रनिंग हुई, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई। पहला मैंने मैराथन जब दौड़ा था तो मैंने किसी भी इवेंट में नहीं दौड़ा था, एक फ्रेंड के साथ मैं अकेले बस मॉर्निंग में प्रेप करके गया, और मैंने 42 किलोमीटर 6 घंटे 15 मिनट में मैंने दौड़ा। कोई कैमराज नहीं थे, कोई इवेंट नहीं था। बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि जो फिटनेस है वो एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। और रनिंग में भी, फिटनेस में भी मुझे कम्युनिटी ने उतना ही सपोर्ट किया जितना मुझे हेल्थ कम्युनिटी ने अपनी हेल्थ को समझने में मुझे सपोर्ट किया। बिकॉज आप जब शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है वो एक ही कहानी में किसी ना किसी तरह लिंक्ड है। डेस्टिनेशन आपका, डेस्टिनेशन मेरा जरूर अलग होगा, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि जर्नी एक ही है। जो उस जर्नी में थोड़ा आगे चल रहा है वो पीछे वालों को मोटिवेट करता है, और जो पीछे चल रहा है वो आगे चलने वालों से इंस्पायर होता है। और इस कॉमन थ्रेड से हम एक दूसरे की इमोशनल हेल्थ पे बहुत अच्छी तरह काम कर पाते हैं। सो हैबिट्स का एक बहुत
बहुत बड़ा रोल रहा है। यही तीन चीज के बारे में मुझे अलग से बात करनी थी। कुछ पॉइंटर्स हैं जो मुझ में चेंजेस आए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, और ये दे वर लाइक मोर लाइक अ फ्लड। इतने जल्दी मैंने जो देखा, उस समय तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू में मे बी एक्साइटेड होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत नए नए सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बट कुछ बहुत मीनिंगफुल अगर एक ग्रुप एक्टिविटी में आप रहें तो उसी से ही कंसिस्टेंसी आती है, बिकॉज आप उस एक्टिविटी में आपको अपना मीनिंग समझ में आता है। अगर आप बोल दें किसी को कि आप हेल्दी खाना खाओ, आप दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करो, या आप ये किताब पढ़ लो, तो कोई अनहेल्दी नहीं होता। बट कम्युनिटी सपोर्ट जो मुझे मिला, उसने मेरा सोचने का नजरिया बहुत ज्यादा चेंज किया। सबसे चेंज ये किया कि मैंने रियलाइज किया कि मैं अकेला नहीं हूँ। दूसरी चीज जो मैंने रियलाइज करी कि हेल्थ किताबों से बाहर है। कितना भी आप किताबें पढ़ लेंगे हेल्थ की, विदाउट नॉलेज बियॉन्ड एकेडमिक्स आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप किसी को बोल देंगे कि आप एक फ्रूट खाइए, सप्लीमेंट्स खाइए, तो ज्यादा किसी को समझ भी नहीं आएगा। कोई कितना दिन सप्लीमेंट्स खा लेगा? मुझे तो ये भी लगता था कि सप्लीमेंट्स बीमार लोगों के लिए हैं। जो इंसान हेल्दी है उसको तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो जो मेन बेनिफिट जो मुझे मिला, वो था ग्रुप से नॉलेज शेयरिंग का। छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे करके कंपाउंड हो गई। नॉलेज मुझे मिला, क्या क्या सप्लीमेंट्स हमें जरूरी होते हैं। मुझे पता था कि प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। बीन इन मेडिसिन हम तो कब से प्रोटीन का इंपॉर्टेंस सुनते आए हैं, बट एक बार भी कभी मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ। नंबर्स मुझे पता थे, हमारे पीजी में एमसीक्यूज आते थे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कितना ग्राम पर केजी प्रोटीन लेना चाहिए, एक सेमी एक्टिव लाइफस्टाइल में कितना ग्राम पर केजी लेना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल में कितना लेना चाहिए। बट कभी मैंने नहीं देखा कि मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ। ये तक भी मुझे नहीं पता था कि कौन सा फूड स्टफ जो है कितना प्रोटीन पुअर या कितना प्रोटीन रिच है। कोई मेरे पास वेजिटेरियन आता था, मैं बोल देता था दाल ज्यादा ले लो। लिटिल डिड आई नो कि आप 20 कटोरी दाल कैसे किसी को आप दे दोगे। सो ये जितना बड़ा डिस्कनेक्ट था बिटवीन मेडिसिन एंड हेल्थ, ये मुझे हेल्थ कम्युनिटी से ही पता चला। ना मेरे कभी टीचर ने बताया, ना मुझे कॉलेज ने बताया। मे बी उस तरह ना मेरे टीचर्स ने कभी सोचा होगा, ना कॉलेज में किसी ने सोचा होगा। सो जैसे जैसे नॉलेज मेरी नॉलेज शेयरिंग के वजह से बढ़ी, वैसे वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरी खुद की बॉडी पे मैंने देखा कि वो चेंजेस आए। दूसरी चीज जो कम्युनिटी से बहुत फर्क मुझे पता चला, वो डेली शेयर्ड कॉमन एक्टिविटीज। हर दिन मॉर्निंग में साथ में एक वर्कआउट होता था नॉलेज शेयरिंग के बाद में। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट था कि डेली मॉर्निंग में, वो भी विंटर्स में, वर्कआउट करना। जब मुझे पहली बार मौका मिला कि एक हेल्थ का सेशन हम ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर लो बेनिफिट होगा, तो मेरा जब मुझे पता चला कि मॉर्निंग 6:30 बजे, तो मेरा पहला जवाब आया कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सुबह उठना इम्पॉसिबल है। लेकिन डे वन पे फिर मैंने देखा, किसी तरह उठा मैं 6:15 पे। एंड देन जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो ग्रुप देता है, वो आपको एक इंडिविजुअल दे ही नहीं सकता। मैंने देखा कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। मेरा डेस्टिनेशन भले ही अलग था, लेकिन हम सबकी जर्नी कॉमन है। और उस जर्नी में, बिकॉज किसी का किसी से कुछ छुपाने से कोई गेन नहीं कर रहा है, शेयर करने से सब ग्रो कर रहे हैं, तो उस चीज ने मेरा माइंड कंप्लीटली चेंज कर दिया। और कुछ टाइम के बाद में मुझे वो सारे के सारे टूल्स दिए, जिन टूल्स को लेकर मैं अपने आप पे, अपने पैरों पे आगे चल पाया अपनी इस हेल्थ की जर्नी में। सो मेडिसिन 2.0 मुझे कॉलेज ने दिया, मेडिसिन 3.0 की अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने ग्रुप से ही मिली। सो ज्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलना है। अपना सेकंड जो सेशन का पार्ट है, मैं उसको थोड़ा इंटरैक्टिव रखना चाहता हूँ कि मे बी शुरू में मैंने बोला था कि मेरे पास ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री मेरे पास है। बट अगर डिग्री क्वालिफिकेशन होता हेल्थ के बारे में बात करने का, तो कोई भी डॉक्टर अनहेल्दी नहीं होता। कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि सिगरेट पीते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने कलीग्स हैं जो कि हैवी अल्कोहल लेते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए।
जब मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास था, एको कराने गया था, तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम कैसे सो रहे हो, क्या सो पा रहे हो कि नहीं सो पा रहे हो। अगर स्ट्रेस है तो पर्चे में लिख देंगे रेफर टू साइकियाट्रिस्ट। कोई इमोशनल हेल्थ पे बात नहीं करता था। किसी ने मुझसे पूछा नहीं। ये जरूर बोला कि हाँ, तला हुआ खाना नहीं खाना। हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के पहले हर मरीज को मैंने बोला था कि हाँ, तला हुआ खाना मत खाना। बट वो एक एकेडमिक रिले हो जाता है कि मुझे किसी एक चीज की खाना पूर्ति करनी है। जब मुझे खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो मैं किसी और को कैसे समझा सकता हूँ। जब मेरे में खुद ही अंडरस्टैंडिंग आई कि खाना होता क्या है, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग, व्हाट इज अ न्यूट्रिशियस मील। अब बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ने के बाद भी मुझे बताने में भी कोई शेम नहीं है कि मुझे भी नहीं पता था कि एक वेल बैलेंस मील को एक लेमैन को मैं समझाऊं कैसे। अगर मैं बोल दूंगा कि ये परसेंटेज आपके पास गुड फैट्स होंगे, तो मेरे पास 4 गुड फैट्स के एग्जाम्पल भी नहीं थे कि ये खाने चाहिए। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि कई लोग बोलते थे कि अंडे की जो जर्दी है वो नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो मानता भी था, मैं भी नहीं खाता था। अगर एक खा लिया तो कभी खा लिया। आई डिड नॉट नो कि वो भी बेसिक जो मिथ है वो मेडिसिन में भी कितनी ज्यादा प्रोपेगेटेड है। और बाद में जब मुझे पता चला कि अकेला मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ जो कि कॉमन मिथ्स को भी नहीं क्लियर कर पाया, एंड दैट गेव मी ह्यूमिलिटी, एंड दैट ह्यूमिलिटी गेव मी एक्सेप्टेंस टू एक्सेप्ट कि हाँ, मुझे भी नहीं पता था। और जिस दिन मुझे ये ह्यूमिलिटी आई, उस दिन से मेरा ग्रोथ शुरू हुआ कि मुझे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे नहीं पता था। और आगे भी कई चीजें आएंगी जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होगा। और अगर आएंगी तो आई एम हैप्पी कि मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसको मैं सिखा पाऊं और जिससे मैं सीख पाऊं। तो ये एक मेंटल बैरियर मेरा एक कम्युनिटी की वजह से ब्रेक हुआ, और ये एक जर्नी मैंने बहुत इंजॉय करी। लास्ट में बस एक क्लोजिंग में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अ, सबसे बड़ी जो गलती मैंने करी, जो कई लोग जो कि हेल्थ सीख करते हैं, वो ये करते हैं कि अपना एक एंड पॉइंट रख लेते हैं कि मुझे 10 किलो कम करना है। ये आई एम श्योर कि कई लोग का ऑब्जेक्टिव होगा जो कि हेल्थ को वेट से कंपेयर करते होंगे और बोलेंगे कि यार मुझे न्यू ईयर में फर्स्ट से रेजोल्यूशन है कि जिम करना है, मुझे 10 किलो इस साल कम करना है। अगर आप उनमें से बहुत फ्यू है कि आपने 10 किलो कम भी कर लिया, देन व्हाट, आपका तो एंड पॉइंट आपने रीच कर लिया। बट जिस दिन आप हेल्थ पे फोकस करेंगे, आप 10 किलो कम करने पे फोकस नहीं करेंगे, आप उस दिन के माइंडफुलनेस पे डिपेंड करेंगे कि आज भी एक ब्यूटीफुल दिन है, और आज भी मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, और ये जर्नी का पार्ट है, और जर्नी चलती रहेगी लाइफ की तरह। एवरी सिंगल डे will give me the same opportunities to teach and to learn and to live my life in the best possible way। तो ये स्ट्रेंथ मुझे इस कम्युनिटी के नॉलेज से और कमराडरी से मिली है, जो कि मेरे लिए बहुत लैकिंग थी। एक साल में मेरी जर्नी मुझे लगता है कि जस्ट मैंने भी शुरू करी है, एंड आई होप विद यू नो मोर सपोर्ट, वेयर आई कैन शेयर आइडियाज, फ्रॉम वेयर आई कैन इम्बाइब आइडियाज, ये जर्नी मेरी इसी तरह आगे चलती रहेगी। तो अब सेकेंड हाफ अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो आई वुड लव टू आंसर वट एवर क्वेश्चन आई कैन। थैंक यू। Absolutely. Thank you so much, Dr. Saab. This was amazing. This was absolutely fantastic. थैंक यू। जो आपके एक्सपीरियंसेस तो लाजवाब हैं, लेकिन जो आपकी इंसाइट है, और खासतौर की नॉन डॉक्टर्स को ये बिल्कुल भी नहीं, जितने बाकी लोग हैं उनको मैं बता दूं कि इनकी बात से ये मत समझिएगा कि डॉक्टर्स की बात नहीं माननी है, लेकिन हाँ, हेल्थ की एडवाइस के लिए यहाँ के डॉक्टर्स की बात ज़्यादा माननी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चंस तो यू कैन रेज हैंड्स। डॉक्टर साहब के अलावा और भी सब लोग, हमारे सारे लीडर्स जो इस कम्युनिटी को ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे हैं, दे कैन आंसर योर क्वेश्चंस। ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू सेंड योर क्वेरीज, या फिर कुछ भी आपके इमोशंस हैं, अगर आप, इवन इफ यू वांट टू प्रेज दिस सेशन, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड राइट इट इन द ग्रुप। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई डोंट थिंक, ओके, एक हैंड रेज हुआ है हृदय श्रीवास्तव जी का। बिफोर अनम्यूटिंग यू, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मेडिकल एडवाइस प्लीज डॉक्टर्स से ना मांगी जाए, बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट गेटिंग पेड हियर। तो आप हेल्थ एडवाइस लीजिए, लेकिन मेडिकल एडवाइस मत लीजिएगा। सो हृदय जी प्लीज अनम्यूट करें। Thank you, sir. First of all, I would like to thank डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो इतने खुले दिल से चीज़ों को स्वीकार करते हैं।
और कम्युनिटी से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, और रियली हम लोगों को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। आपने कुछ मिथ के बारे में बात की कि कुछ मिथ्स हैं जो कि अभी भी ब्रेक नहीं हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे एक दो मिथ्स के बारे में हम लोगों को बताएं, जिसको आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल नहीं आपने तो ब्रेक किया था, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ दिस हेल्थ कम्युनिटी आपको आपने उसको ब्रेक किया। ओके, सो सबसे बड़ा मिथ जो मैंने जो जिया है, जो कि हर एक हम में से कई जिन्होंने जॉब किया होगा, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्ट करे हुए, स्पेशली कॉलेज में एंड बियॉन्ड, हम लोग को ये बोल दिया था कि मेडिसिन में एक बाज ऑफ ऑनर होता है कि जितना कम आप सो सको, स्पेशली वो स्पेशलिटी जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी सर्जरी, ट्रॉमा, ये सब डील होता है। तो हमें ये बता दिया गया था कि अगर आप वीक हो तो आप काम नहीं कर पाओगे, अगर आप स्ट्रांग हो तो आपकी स्ट्रेंथ वो डिफाइन करेगा कि आप कितने दिन तक जग सकते हो। तो पहली बार जब मैंने कई बार 1 2 दिन 3 दिन हो जाते थे, फिर एक बार मैंने 106 आवर्स को मैंने बिना सोए मैंने क्लॉक किया। तो सबने मुझे बहुत प्रेज किया कि बहुत अच्छा किया और मजा आ गया, इतना कोई नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में ड्यूटी करने के बाद 4 डेज इमरजेंसी करने के बाद जब मैं अपने हॉस्टल जा रहा था, तो गाड़ी से मैंने एक पेड़ पे गाड़ी लड़ा दी। मुझे कोई भी होश नहीं था कि क्यों ऐसा हो गया, कुछ भी याद नहीं। फिर जाके मैं जाके सो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को अभी भी प्रेशर में आके ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं मेहनती हूं। इसका मतलब है कि नींद मेरे लिए जरूरी नहीं है। अगर मैं सो रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि नहीं मुझे 10 बजे सोना है, तो लोग बोल देंगे कि मैं लेजी हूं, या लोग बोल देंगे कि नहीं मैं तो पार्टी नहीं करना चाहता, मैं बोरिंग हूं। तो इस सोसाइटल प्रेशर में आपको, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको जल्दी सोने पे बोल देंगे कि आप उतने इंटरेस्टिंग नहीं हो, आप बोरिंग हो, या फिर आपने बोल दिया कि स्लीप मेरे लिए जरूरी है तो आपको लेजी ब्रांड कर देंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि अगर आप अच्छी नींद के बाद में, अगर आपने जो डिसीजंस लिए हैं मॉर्निंग में, वो कहते हैं ना कि आप एग्जाम अगर आपको देना हो तो रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ के आप एग्जाम दीजिए, बिकॉज यू आर इन फ्रेश माइंड। तो ये जो स्लीप की जो मिथ थी, 40 साल 42 साल लग गए मुझे इस मिथ को ब्रेक करने में, एक्सेप्ट करने में कि स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद और कुछ भी नहीं है। इफ यू आर स्लीपिंग 7 to 8 hours every day, you will be able to live your most productive and emotionally most सिक्योर लाइफ। आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी, बट आपके रिएक्शंस नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत बेटर हो जाएंगे। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप पे चेंजेस आएंगे, आपका इरिटेशन, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी मेमोरी, आपका कॉग्निशन, ओवरऑल आप अपने आप को बेस्ट देख पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्लीप जरूरी नहीं है, और स्लीप कम जो करता है वो हार्ड वर्किंग है, और जो ज्यादा सोता है वो लेजी है। दूसरा जो मिथ है, जो कि मैं बहुत, और ये मिथ बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड मिथ है, मिथ अराउंड एडिक्शन। अल्कोहल, अल्कोहल एक रिक्रिएशनल ड्रग है जो कि कम्युनिटी में बहुत सपोर्ट करते हैं कई लोग। अगर आप बोलें कि मैं पीता नहीं हूँ या मैं छोड़ दिया है, तो लोग बहुत उसको बुरी तरह लेते हैं, जैसे कि आपने कुछ बहुत गलत चीज बोल दी। सो अल्कोहल इज अ ड्रिंक विच इज नॉट हेल्दी। अगर किसी को पीना है तो महीने में 1 2 बार कोई पी रहे हैं तो हेल्दी भले ही नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा। कई लोग ने ये मिथ रिक्रिएट कर दी कि वाइन बहुत हेल्दी होता है, उसमें रेस्वेराट्रॉल होता है, हम विस्की नहीं लेते हैं, हम तो माइल्ड बियर पीते हैं। अल्कोहल एक लौता ऐसा एक ड्रग है जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज 100% अल्कोहल इज लीथल। अल्कोहल एक एडिक्टिव ड्रग है, एक टॉक्सिक ड्रग है। इस सोशल, बिकॉज इंसान के इनिबिशंस कम हो जाते हैं। तो जिसने पिया नहीं है, कभी ना पिए, बहुत अच्छी बात है। अगर जिसने पिया है, जितना कम कर सके उतना अच्छा है। मैं नहीं प्रमोट करता हूँ कि कोई छोड़ दे, बट अगर किसी को सोशली पीना भी है तो ये मान के पिए कि इट्स नॉट हेल्दी, बट महीने में 1 2 बार अगर हम पी लें तो पी लें। सो अराउंड अल्कोहल, दैट नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज हेल्दी। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, वन मोर हैंड इज रेज्ड, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा फास्ट क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वी हैव सरपास्ड द टाइम। एंड मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, शशांक जी।
यस, हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं शशांक बात कर रहा हूँ फ्रॉम अहमदाबाद। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यूएस कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग मिडनाइट जॉब होती है। ऑल्दो मेरी जॉब 11 PM तक खत्म हो जाती है, बट मेरे कुछ कलीग हैं जिनकी जॉब 2 AM 3 AM तक जाती है। तो व्हाट वुड बी बेस्ट एडवाइस फॉर अस कि हम लोग जैसे स्लीप को और लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर सकें? थैंक यू। सो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। और एक दुनिया के सबसे जो लीडिंग स्लीप साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू वॉकर। उन्होंने एक किताब लिखी थी वाई वी स्लीप। बहुत अच्छी बुक है स्लीप पे। तो ये जो आपने पूछा, ये इस पे उन्होंने पूरे चैप्टर पे डिस्कस किया कि कुछ लोग होते हैं जो कि या फिर ओवरसीज उनका इंटरनेट पे काम होता है तो वो कैसे सोए, या फिर कुछ नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं। तो इसमें देखिए सिर्फ दो चीजें हैं कि कुछ लोग जेनेटिकली होते हैं नाइट आउल्स। वेरी फ्यू, मतलब अराउंड 15 to 20% वो नाइट आउल्स होते ही हैं। उनका जेनेटिक्स लोगों से अलग होता है। अगर नाइट आउल लोग हैं, कोई रात को वो अच्छे फंक्शन करते हैं बिना अपने मेंटल हेल्थ को सफर किए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग हैं जो नाइट आउल्स नहीं हैं, जो कि दिन में जिनकी बॉडी उठने के लिए बनी है, रात को सोने के लिए बनी है, लेकिन अगर वो अपने एक शिफ्ट में फंस जाते हैं जिनका शिफ्ट नॉर्मल वेकिंग आवर्स से एकदम ही अलग है, तो उनके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि अपनी शिफ्ट को चेंज ना करें। एंड ये स्लीप स्टडी से प्रूवन है। ये ना करें कि एक हफ्ते रात को करना है, फिर एक हफ्ता दिन में करना है, फिर 10 दिन रात को करना है। उससे कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत राइज हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी को कोई भी एक बैलेंस नहीं मिलता है। तो अगर एक शिफ्ट वर्कर अगर शिफ्ट में है तो बेस्ट इज टू जस्ट कीप ऑन वर्किंग विद दैट शिफ्ट। और अगर चेंज करना है, चेंज हो जाए तो उसको दोबारा नहीं करना। इतना फ्लेक्सिबिलिटी जॉब में अगर है तो दैट इज फाइन। सो ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शिफ्ट चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार। Okay, so there is another hand raised of Dr. Suresh Dwivedi. Sir, please unmute कर लेंगे तो। Anand, I just wanted to congratulate Dr. Samar for the lovely session. बहुत थैंक यू। बहुत insights दिए. Thank you very much. थैंक यू सो मच। Absolutely, it was a wonderful session. और बहुत सारे participants हैं हमारे साथ। Definitely आप लोग ग्रुप पे भी अपनी बातें लिख सकते हैं। And thank you so much, Dr. Samar, for being with us थैंक this यू सो evening. मच। एंड डेफिनेटली दोबारा आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। और आप तो ग्रुप में भी एक्टिव रहते हैं। सो हैट्स ऑफ फॉर दिस सेशन। हैव अ वेरी नाइस इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर वंस अगेन। थैंक यू सो मच।